मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कुछ नई बातें आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि आज मैं कुछ नया सीख कर जा रहा हूं। तो स्टूडेंट क्या बात करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट और काफी हर एक बच्चा नॉर्मली ये क्वेश्चन अराइज करता है कि वाई हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स और सबशेल वर्ड इस्तेमाल करिए या फिर डीजनरेट ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करिए। कई बार बच्चे ऑर्बिटल खाली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑर्बिटल केवल एक ही होता है, वहां पे कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते। जनरली हम क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए, वाई हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स और डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ये घूम के इस तरह से आता है कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसी वीडियो में मैं जो आपको कह रहा हूं नई चीजें आप सीखेंगे। एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बात करेंगे, प्रोमोशनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी निकालने के लिए क्या शॉर्टकट फार्मूला है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ नई चीजें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो अगर +1 का स्टूडेंट है केवल, वो जनरली दो बातें याद रखे। क्या फर्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है स्टेबिलिटी के लिए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए, कोई भी चीज सिमेट्रिकली जितना होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हायर इज द सिमेट्री मोर इज द स्टेबिलिटी। कोई भी चीज अगर सिमेट्रिकल मैनर्स में है तो वहां पे स्टेबिलिटी होगी, और कहीं पर अगर सिमेट्री नहीं है तो वो चीज स्टेबल नहीं होती है। जनरल फंडा है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो पहला पॉइंट हमें जो याद रखना है स्टूडेंट, वो क्या याद रखना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना हमारा डीजनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया। जैसे यहाँ पे डी के 5 ऑर्बिटल स्टूडेंट मैंने बनाए हैं, हमें पता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है। ये एक पर्टिकुलर क्या है, ऑर्बिटल है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे वर्डिंग बोली कि आप डीजनरेट ऑर्बिटल्स वर्ड बोले, खाली ऑर्बिटल टर्म का इस्तेमाल ना किया करें। ऑर्बिटल केवल एक होता है ये, ठीक है। ये पूरा क्या है, सबशेल है, और ये 5 क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जब डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग नहीं होती तब तक इनकी एनर्जी सेम रहती है। आफ्टर दैट व्हेन दे आर पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे आल्सो स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी, तब वो डीजनरेट नहीं रहते हैं, ठीक है। मगर हम यहाँ पे डीजनरेट ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। तो पहला क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्री क्या होती है, मान लीजिए मैं पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। मेरे पास पी के कितने स्टूडेंट ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py एंड 2pz। एक इमेजिनेशन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं और मेरे पास मैंने सबको क्या किया, 100 रुपीज दे दिए। अब उनके मेरे प्रति विचार क्या होंगे, सेम होंगे, सिमेट्री होगी क्योंकि मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। मगर मेरे पास 300 रुपए हैं और मैंने क्या किया, केवल एक बच्चे को 300 रुपए दे दिया, 2 को नहीं दिए। अब उनके मन में भेदभाव आ जाए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, खराब हो गया, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बिगड़ गई। मैं 2 को दिया, 1 को नहीं दिया, तब भी यही हुआ। अब ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं स्टूडेंट, मान लो मेरे पास 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो कर रहा है कि p सबशेल के अंदर x ऑर्बिटल के अलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। मगर y और z में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप कहोगे नहीं सर। मैंने कहा 2p2, अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया। अब इस केस में क्या है, x और y एक्सिस के अलोंग तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, मगर z की नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ। अब सिमेट्री केवल कब पॉसिबल है स्टूडेंट, अगर मैंने कहा 2p3, अब ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। हर एक ऑर्बिटल के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और किस केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, अगर p की बात करें तो मैं कहूंगा 2p6, या तो ये हाफ फील्ड हो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, या तो ये हाफ फील्ड हो, या फिर आप क्या कहें कि सर और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब पॉसिबल है, जब आप या तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो सबको, या सबको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी कंप्लीटली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली पॉसिबल
in case of degenerate orbital when they are half filled and when they are completely filled. That's why half filled and completely filled degenerate orbital or subshells are more stable because symmetry leads stability. इस तरह आप डी की केस में बात कर सकते हैं, डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको एक एक दे दूं, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो D5 और D10। अब F की बात करें, F7 और F14। एस के केस में आप कहेंगे सर आपने कोई बात नहीं की, पी के केस में स्टार्ट कर दिया, एस के केस में क्यों नहीं बात की? एस के केस में भी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, और मैंने आपको ध्यान हो तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ही बोला है, एस के अंदर मैंने कोई बात नहीं की। अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां डाल दिया। अब एस में चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों ही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि एस पे कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं है, स्फेरिकल इन नेचर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए हम एस के केस में हाफ फील्ड या कंप्लीटली फिल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते हो, दोनों में सिमेट्रिकल, एक है तब भी स्टेबल है, 2 है तब भी स्टेबल है, ठीक है। एस के केस में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। पहला मैंने पॉइंट बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट, पहले सिंपल लेवल करेंगे फिर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा। पहले हम बात करते हैं सेकंड एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत डिटेल में जाने वाला हूं मैं, ध्यान से समझेंगे एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट। तो एक्सचेंज एनर्जी नाम सुन के क्या लग रहा है ना, केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंग्लिश अगर थोड़ी सी इसकी हमें पता है, हिंदी वर्जन पता है, तो अपने आप में क्लियर। एक्सचेंज माने एक चीज से दूसरी चीज को एक्सचेंज करना। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है कि जब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बात करूं 1 2 3 4, मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, और अगर एक्सचेंज करेगा, जब कोई चीज एक्सचेंज करती है तो उतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किसी भी ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल या सबशेल में होते हैं, उतना ज्यादा उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और हमें पता है लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, कि जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी स्टूडेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मैं एक केस ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, D4, और एक केस ले लेते हैं हम D3D5। इन दोनों में से ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस किसमें हो रही है और ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अगर मैं यहां पे बात करूं इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो ये कितनी एक्सचेंजेस शो कर रहा है, इसके साथ 1, फिर कहेंगे आप 2, और फिर आप कहेंगे 3। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस शो कर रहा है, 3। अब इसी को हम पहले इसी तरह बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन में पाया। मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात की, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करता हूं, तो कितने होंगे स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 2। अब आपने सर ये भी तो हो सकता है, बढ़ गया काउंट, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करूं, यहाँ पे ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब इसकी बात करें तो ये केवल एक यही एक्सचेंज शो करेगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गए 6। तो 3D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं 6। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज करता है, उसी को कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। हायर इज द एक्सचेंज एनर्जी, लेसर इज द एनर्जी ऑफ द सबशेल एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखते हैं 3D5 में क्या होता है। अब 3D5 की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज की बात करें 1 2 3 4, ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो कितने एक्सचेंजेस हो गए 4। अब इसी तरह अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं कितने एक्सचेंजेस करेगा, आप कहेंगे सर 3। और अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंजेस की बात करूं 2, और अगर मैं कहूं फोर्थ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करेगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूं तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट 10। अब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा एक्सचेंजेस कहां पे हो रहे हैं 3D5 में, 3D4 में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा 3D5। दैट्स व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हायर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर इज द स्टेबिलिटी।
तो आप यहां तक समझ सकते हैं। अगर जो मैं +1 में जो स्टूडेंट है बेटा, मैं कहूंगा कि यहां तक का लेवल सफिशिएंट है क्लासरूम के लिए। मगर अगर आप लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो मैं थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो बीएससी में स्टूडेंट है या जो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं वो कुछ और भी बातें करते हैं, प्रमोशनल एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। अब मैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। और एक है कि आप डायग्राम बना रहे हैं तब जाके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैलकुलेट, क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला है? यस, मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला भी बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अब न्यू कॉन्सेप्ट। तो ये 2 रीजन है स्टूडेंट। बेसिकली किसी बच्चे को है कि मैंने ज्यादा नहीं करना सर, सिंपल सी बात बता दीजिए। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉइंट याद रखना है एक्सचेंज एनर्जी। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको सर हमें तो और डिटेल आना है, तो चलो स्टूडेंट और डिटेल चलते हैं। अभी मैंने क्रोमियम की बात की स्टूडेंट, तो 24, अब थोड़ा लेवल बताते हैं, आर्गन 3d5 4s1। अब आप कहेंगे सर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर्गन 3d4 4s2। अब ये हम कहते हैं एक्सेप्शनली कहते हैं ये होना चाहिए, और अगर अब बाउ के अकॉर्डिंग चले तो ये होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हम इसको ज्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही कहते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत कहते हैं। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, डी ऑर्बिटल, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, भर दीजिए इलेक्ट्रॉन। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसी तरह अगर मैं इसको मान के चलूं, डी के कितने ऑर्बिटल हैं? 5, 3d4 4s2, ये ठीक है। अब पहला रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप खुद ही देखिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पॉसिबल है, तो आप सर यहाँ पे है, क्योंकि 5 अनपेयर्ड सबको इक्वली एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उसकी वजह से क्रोमियम इज मोर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस। अब एक्सचेंज एनर्जी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो अब अभी हमने बात की थी केवल इसकी। अब ये जो 3d और 4s है, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकता है। यस, कर सकता है। अगर उसको लेके चलेंगे तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे होंगे, जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालने का फार्मूला लिख रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन कर रखा है बच्चों के लिए। तो ये मैंने लिखा था MC2। MC2 क्या है यहाँ पे? अब M से क्या रिप्रेजेंट करो? C। M है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेम डायरेक्शन। अब आप कहें सर ये डायरेक्शन का क्या मतलब है? जैसे स्पिनिंग जो है इनकी सेम है, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये जो जा रहे हैं, ये हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ले लो, डायरेक्शन। जैसे यहां पे देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो अब मुझे अगर इस केस की बात करूं मैं, पहले नॉर्मली लेते हैं, इस केस को लेते हैं। इस केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालने का फार्मूला क्या स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, MC2 प्लस NC2। अब C2 2 वर्ड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2 ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? एक बार में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट MC2 का? MC2 इक्वल टू M फैक्टोरियल टू M माइनस 2 फैक्टोरियल। अब कई स्टूडेंट को फैक्टोरियल नहीं पता, तो फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट? इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। मान लो मैं कह रहा हूं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक ले जाते हैं। मान लो मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस तरह चलते जाते हैं। ये फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे M फैक्टोरियल, यहाँ पे M कितने हैं? सेम डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे? अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंट आएंगे। उस केस में मैंने S के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया था, यहाँ पे S के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? M फैक्टोरियल। अगर M फैक्टोरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, कितने हैं? 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि नीचे 3 आएगा, आप कर देंगे, और 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया।
और यहां से ये कट गया तो मेरे पास क्या आ गया 10। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो आए स्टूडेंट वो क्या आ गए 10। ई ले लेते हैं हम एनर्जी और यहाँ पे साइन डाल देते हैं माइनस। अब आप कहेंगे सर माइनस साइन क्यों डाला? क्योंकि एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो साइन क्या आएगा माइनस 10 ई आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और है स्टूडेंट की यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है पेयर्ड हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आएगी, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का भी क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये एक्सचेंज तो नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, तो यहाँ पे मैं NC2 की बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्लस P। अब यहाँ पे P क्या है पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, अगर किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो है, अब मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा स्टूडेंट, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे रिपल्शन। टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम पेयरिंग के लिए देते हैं उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी प्लस है, ये एंडोथर्मिक है ध्यान रखना। तो -10 प्लस ई ये मेरी एनर्जी बन गई टोटल किसकी, अगर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 करता हूं तो। मगर जब मैं यहां पे आता हूं क्रोमियम के केस में, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं प्रोमोशनल एनर्जी के बारे में बात करने वाला हूं। डी के 5 ऑर्बिटल है। चलिए अब मैं यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस की बात करता हूं। पहले तो एक्सचेंजेस निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट जो सेम डायरेक्शन में 6, तो यहाँ पे क्या हो जाए 6c2 यानी 6 फैक्टोरियल टू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, सॉरी 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब मेरा क्या बन गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3, और ये क्या आ जाएगा 15। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एनर्जी ई। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम क्या लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई, अब आ गया प्रोमोशनल एनर्जी। प्रोमोशनल एनर्जी क्या है स्टूडेंट की अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसमें जंप कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जंप करता है, अगर नॉर्मली बात करें तो 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। तो s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, d के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन अबव के अकॉर्डिंग करें तो ये बनती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मैंने कहा जंप करके चला गया यहाँ पे, तो प्रोमोट किया है, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया है 4s से 3d में, तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं प्रोमोशनल एनर्जी। तो इस केस में प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है प्रोमोशनल एनर्जी। और अगर हम प्रोमोशनल एनर्जी की बात करें ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज बता रहा हूँ। प्रोमोशनल एनर्जी आपको समझ आ गया होगा कि प्रोमोशनल एनर्जी जब कोई पूछे तो उसका मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब हम शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है स्टूडेंट कम होता है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से जो ये प्रोमोशनल एनर्जी है दैट इज जस्ट सिमिलर टू द पेयरिंग एनर्जी। ये किसके इक्वल हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी। और अगर मैं डेल्टा ई की जगह पी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा -15e प्लस पी। पी क्या है आपका पेयरिंग एनर्जी। अब इन दोनों फार्मूले को, इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर पी कॉमन है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ -15 पी ई है, यहाँ -10 है। अब आप मुझे बताइए ज्यादा एनर्जी रिलीज किस केस में हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इस केस में हो रहा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा इसकी एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना क्या होगा स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस। अब एक एक्सेप्शन और मैं बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। किसी को लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएं, मैं कॉपर के लिए बनाऊंगा। मगर जब आप ये सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट कॉपर के केस में करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन है और ज्यादा। कॉपर के केस में जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी यहाँ पे इसकी यानी कंप्लीटली फील्ड की इन कंपैरिजन टू अदर, वो क्या आएगी, जैसे यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है वहां पे यहाँ ज्यादा डिक्रीज हो, तो एनर्जी फैक्टर वहां पे काम नहीं करता। अगर कोई कुछ ऐसा वहां पे, मगर फिर भी हम कहते हैं 3d10 इज मोर स्टेबल, तो वहां पे केवल एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप करके देखिए, कहीं डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा।
मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज अपडेट हुई होगी। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।